दूसरा पार्टिकल है जो मेरे पास वो लेट्स से मूव कर रहा है 3i प्लस 4j एंड द थर्ड पार्टिकल जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है -3i प्लस 3j प्लस 5k। विच पर्टिकुलर द पॉइंट इज कि कहानी इज कि ऑब्वियसली ये नहीं है, नहीं तो सवाल का कोई सेंस नहीं। फिर से सोचो, जब हमने बोला वन डायमेंशनल, यहाँ पे डायमेंशन हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज को हम बोलते हैं डायमेंशन? सोचो फिर से। थर्ड वन डायमेंशन, फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला भी 1D है एंड थर्ड वाला फिर वो नहीं पता है। ये 2D, ये 1D है, ये 2D है। ये नहीं, विच पार्टिकल इज पार्टिकल, तीन पार्टिकल हैं जो इन वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं। इट इज गिवन विच पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन, विच इज मूविंग इन 2D एंड विच इज इन 3D। ओके, अच्छा एक फंडामेंटल कहानी यार मुझे बताओ। अच्छा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थोड़ा सा एक फालतू सवाल पूछ रहा हूँ, बट जब तीन एक्सिस डिफाइन करी गई तो हमने जब ये बोला कि इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं और जेड एक्सिस हमारी बाहर होती है, हम उसको बनाने के टर्म्स में ऐसे बना देते हैं बट फंडामेंटली इट इज बाहर, है ना। तो यार हमने दो सवाल कि हमने स्पेसिफिकली जो ये तीन एक्सिस डिफाइन करी हैं तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ऐसे ज़रूरी होता है क्या कि 90 डिग्री पर ही हो? क्या मैं ऐसे बोल सकता था क्या ओरिजिनली? ये तो हमने डिफाइन करी है ना। कैन आई से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 45 पे बना देते? वाई स्पेसिफिकली दे हैड चोजन 90 डिग्री एंड अनदर थिंग। अगर 90 डिग्री है तो क्या ज़रूरी है क्या कि मैं एक्स को ऐसे बनाऊँ? मेरा मन में अगर 90 ही रखना है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि ये मेरा एक्स है। आउट ऑफ दीज टू विच इज स्टिल राइट और बोथ आर रॉन्ग और बोथ आर राइट? दोनों तुम्हें अच्छा पहला सवाल एक एक करके समझते हैं। ये 45 डिग्री में क्या दिक्कत है? फंडामेंटली क्या प्रॉब्लम है? क्या हम रख सकते हैं एंगल 45? क्या पूरे प्लेन को डिवाइड? विच प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ? बट डिवाइड करना क्यों? पहला सवाल। इक्वल तो ये हम सोच रहे हैं क्योंकि हमें 90 लग रहा है ना, मतलब इक्वल और अनइक्वल का तो सेंस नहीं है, कुछ और रीजन है। ग्राफ नहीं, वो तो हमने डिफाइन करा है ना यार। फिर से वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो एक्सिस बनाई वो तो हमने बनाई है ना। इवेंचुअली वो ग्राफ तो बाद में बना होगा, पहले एक्सिस डिफाइन करी गई होगी, राइट। एंड लेट्स से अगर सपोज 90 डिग्री है तो क्या हम ये रख सकते हैं? क्या ये वाले में प्रॉब्लम है क्या? या रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो फिर इसमें आई कैप जे कैप कैसे बोलेंगे? तो अब फंडामेंटली समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो एक्सिस या तीनों एक्सिस को 90 डिग्री रखने का पर्पस ये था स्पेसिफिकली दो एक्सिस विच आर एट 90 डिग्री का एंगल दे नेवर इंटरफेयर विद ईच अदर। फंडामेंटल कहानी इज अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं कभी भी एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करती हैं। समझना फंडामेंटल कहानी क्या है। तुमने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर सपोज ये ए वेक्टर है ना, और ये एंगल थीटा दिया है, तुम्हें याद है ए एक्स को लिखते हैं हम ए कॉस थीटा, है ना, इसको ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये थीटा किसी भी थीटा के लिए वैलिड है ऑब्वियसली। तो थीटा 45 रखो, 30 रखो, 60 रखो, इवन 120 रखो। अगर मैंने थीटा को रखा 90 तो कॉस 90 कितना होगा? मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी जिंदगी में कंपोनेंट आएगा ही नहीं। मतलब अगर एक कोई वेक्टर किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर इट विल हैव नो कंपोनेंट इन अ डायरेक्शन व्हिच इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इट। दैट्स व्हाई स्पेसिफिकली द रीजन फॉर 90 डिग्री इज दैट कि एक्स एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं उसका वाई से कोई लेना देना नहीं है, जेड से भी कोई लेना देना नहीं है। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे से अगर 90 डिग्री पर है हमें उसका फर्क ही नहीं पड़ता। सो 90 डिग्री रखने का रीजन वाज दिस, पहली चीज। दूसरी चीज इज ये 90 ले सकते हैं बिल्कुल 100%। हम जब बाद में पढ़ेंगे, है ना, अगर मेरा किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर मेरे लिए x ज़्यादा कंफर्टेबल ये है तो हम उसके परपेंडिकुलर उसके y ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? श्योर। दूसरी चीज़, जब हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशन। सो जब हम 1D बोल रहे हैं इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन। समझना, एक पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम उसको 1D बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, जब मैंने 2 आई कैप लिखा, आई कैप जे कैप, तो ये हमारी डायरेक्शन रिप्रेजेंट थे। या तो मैं बोलूँ एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट 2 प्लस एक्स डायरेक्शन में, या उसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखने का मतलब है 2 आई कैप। ये पूरा अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वन डायमेंशन कहना है वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव कर रहे हैं। जब मैंने ये बोला कि 3i प्लस 4j, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल इज मूविंग समथिंग लाइक ऐसा,
मतलब उसके पास एक x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, बट अगेन इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड वाला पार्टिकल x y z तीनों है, मतलब वो मूव तो लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा है। तो प्लीज याद रखना ये तीनों जो मोशन है ये सब 1D मोशन है। दिस इज ऑल्सो 1D एंड दिस इज ऑल्सो 1D। ये बात समझ में आ रही है पक्का? सो जब हम काइनेमेटिक्स 1D की बात कर रहे हैं तो इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, बट इट हैज टू बी इन अ वन स्ट्रेट लाइन। इट कुड बी इन x डायरेक्शन, इट कुड बी इन y डायरेक्शन, इट कुड बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। So when a particle is moving in a straight line going आगे और पीछे, it is a part of 1D। तो यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप हमारा कन्वेंशन है, बट अगर वो एक ही लाइन में है तो हम बोलते हैं 1D। जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का विच इज़ अ 2D मोशन, सो विच इज मोशन इन अ प्लेन। तो समझना ध्यान से, अगर मैं इस बोर्ड पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, कैन आई से इट इज़ अ 2D मोशन बिकॉज हम एक प्लेन में डिफाइन कर पा रहे हैं। बट अगर यही वाला मोशन अगर बोर्ड से बाहर आ जाए देन इट इज़ अ 3D मोशन। तो केवल 1D अगर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 2D या 3D बहुत आसान होती है कहानी। सो 1D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटली पहली चीज़ ये समझनी है कि ये तीनों मोशन 1D है। ये समझ में आ रहा है पक्का? छोटी छोटी सी काम की चीज़ें लिखते जाना, राइट डाउन द चैप्टर नेम, ये कहानी लिखो और ये तीनों से वो करके लिख लो कि ऑल 3 आर 1 डायमेंशनल मोशन। आज हम बहुत बेसिक सी बात करेंगे जो शायद तुमने सुनी होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की बातें करने वाले हैं सबसे पहले तो, है ना। जल्दी जल्दी से लिखता हूँ, केवल काम की चीज़ें, सब फालतू चीज़ें हटा रहा हूँ, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इट इज़ नॉट नीडेड। ओके ठीक है। सबसे पहला पुरानी वाली कहानी, जो दो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और चीज़, फिजिक्स में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वर जो स्टडी कर रहा है। ठीक है, कि अगर मैं गाड़ी को स्टडी कर रहा हूँ या ब्लॉक को स्टडी कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। जो स्टडी कर रहा है, जो पर्टिकुलर इंसान उसको स्टडी कर रहा है, दैट इज ऑब्जर्वर। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं ना तो वहाँ पे दो टर्म डिफाइन है कि यार वन इज कॉल्ड एज रेस्ट एंड वन इज, लिखो मत सुन लो बस केवल, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मैं बोल रहा हूँ किसी एब्सोल्यूट नथिंग इज एट रेस्ट। मैं अगर मुझे लग रहा है कि तुम रेस्ट पर हो, बिकॉज क्योंकि हम दोनों प्रॉबेबली अगर अर्थ पर सेम स्पीड से, अर्थ पे हम हैं और अर्थ घूम रही है, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी वाली चीज़ है वो रेस्ट पर है। दूसरी चीज़ इज फिजिक्स में ना ऑब्जर्वर हमेशा भगवान है। कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी ये नहीं बोलेगा यार कि मैं मूव कर रहा हूँ। सो इफ सपोज आई एम मूविंग, आई विल ऑलवेज से दैट यू गाइज आर गोइंग पीछे, समझना। सो हूसोएवर इज ऑब्जर्विंग वो हमेशा रेस्ट पर होगा, उसके रिस्पेक्ट में हमारी चीज़ें ऑब्जर्व करी जाएंगी। जब तक मेंशन नहीं करा गया है हमेशा हमारे लिए ऑब्जर्वर अर्थ पे है और हम अर्थ को अज्यूम करेंगे रेस्ट पर। जब तक कुछ भी मेंशन नहीं कराया गया है कि यार इफ आई एम सिटिंग इन अ कार और कार से मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तब तक इफ नॉट मेंशन ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जर्वर विल ऑलवेज बी एट रेस्ट और उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें ऑब्जर्व करी जा रही हैं। ठीक है, तो पहला टर्म जो है हमारे लिए, दो चीज़ें साथ में चलेंगी अब। नाउ फर्स्ट टर्म इज जो अगेन आई एम श्योर सबने सुना हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ऑब्वियसली जब भी हम कोई नया टर्म डिफाइन करेंगे तो पहले उसका सिंबल डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे वो स्केलर है या वेक्टर है, और हम उसकी यूनिट डिफाइन करेंगे हमेशा। तो जो तो पहले दो चैप्टर हमने पढ़े हैं, यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर, उसका पर्पज ही यही है कि वेन एवर वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी, फर्स्ट विल डिफाइन कि क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या उसकी यूनिट क्या है ना, एंड उसका सिंबल क्या है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सबने सुना हुआ है, क्या अंतर है दोनों में जल्दी से बता दो एक बार। एक है स्केलर, एक है वेक्टर, दोनों चीज़ के सिंबल एस से डिनोट करे जाते हैं। तो डिस्टेंस को भी हम एस से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी। ओनली थिंग इज बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम यहाँ पे एक छोटू सा एरो लगा देंगे विच इज अ वेक्टर थिंग। ऑब्वियसली दोनों की यूनिट हमारी मीटर है, एसआई यूनिट इज ऑलवेज द मीटर। ओके, सो वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है दोनों में एक छोटू सा डिफरेंस, जल्दी से बता दो जल्दी। डिस्टेंस जो बचपन में छोटी सी डेफिनेशन बताई जाती है विच इज दैट्स इट। तो इतनी सी चीज़ याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखेंगे। जब हम डिस्टेंस बोल रहे हैं तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। इट इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, दैट्स इट। अच्छा, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब ऑब्वियसली इसकी कोई डायरेक्शन की हम बात नहीं करेंगे। सो एक्चुअल पाथ ट्रैवल, इट इज सिंपलेस्ट एग्जांपल इज गाड़ी का, एक गाड़ी में एक मीटर होता है विच इज कॉल्ड एज ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर बताता है हमें कि गाड़ी जब से मैन्युफैक्चर हुई है उससे अब तक कितना चल दी है।
So actual path traveled. So distance is a quantity which is a scalar quantity. अगर हल्का सा भी अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. सो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. जीरो केवल एक ही केस में हो सकती है, जब पार्टिकल हमारा एक ही जगह पर रुका रहे, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, तभी वो जीरो होगा. अगर वो हल्का सा भी मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उसकी डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी. ये बात समझ में आ रही है. दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या बात करेंगे, इसके पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. सो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. और हमें क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड इज जो अभी बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है. सो दूसरी चीज याद रखनी है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. अच्छा, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरे जगह पर जा रहा है, देयर कुड बी इनफाइनाइट वेज. मतलब सपोज मेरे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ए से बी तक जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैं ऐसे जा सकता हूं, मैं ऐसे जा सकता हूं, बहुत सारे तरीके. एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल हो रहा है दैट इज द डिस्टेंस. बट जैसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और द शॉर्टेस्ट, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. तो समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज. तो दो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है विच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, उसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है. दूसरी चीज हमें याद रखनी है, इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइंड है, जहां से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जहां पर हमारा मोशन खत्म हो रहा है वो मेरा फाइनल पॉइंट है. सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब हम बात करेंगे, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल वेक्टर इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. वो जो वेक्टर होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ये बात समझ में आ रही है पक्का. सो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इट इज अ नॉन यूनिक वैल्यू. व्हेन आई एम सेइंग नॉन यूनिक, क्योंकि मैं बहुत सारे इनफाइनाइट तरीकों से थ्योरेटिकली मैं जा सकता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में. बट जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, मैं कितने भी अलग अलग तरीके से गया हूं, इट विल ऑलवेज बी अ यूनिक वैल्यू, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है. ये समझ में आ रहा है. दूसरी चीज, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर मेरा पार्टिकल एक के रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, या फिर अगर मैं यू टर्न लेकर पीछे आया हूं, तो अगर मैं उसी जगह पर वापस आया हूं तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी जीरो. तो और अगर मैं अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं पीछे जा रहा हूं, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव आल्सो. तो याद क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ये सब सुना हुआ, एक बार क्विकली बस सुन लो. डिस्प्लेसमेंट जो है, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, इट कैन बी इक्वल टू जीरो, इट कैन बी लेस देन जीरो आल्सो, इट कैन बी नेगेटिव. तीसरी चीज याद रखनी है, डिस्टेंस और हम डिस्प्लेसमेंट को अगर कंपेयर कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन सिंगल केस जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. वो कब है, इफ अ पार्टिकल इज गोइंग एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग अ यू टर्न. अगर एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे. अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा मेरा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. अच्छा, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में दो बार लगाए जाते हैं, उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ -5, बट अगर मैंने ऐसे मॉड है ना, अगर ये लगाया है, तो मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. इट जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, कि जब हम, क्योंकि आइडियली देखा जाए ना, तो हम एक एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना. सो वी कैन नॉट कंपेयर अ स्केलर क्वांटिटी विद अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली. बट जैसे ही मैंने इस पे मॉड लगाया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग. नाउ वी कैन कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. इक्वल टू केवल एक ही केस है, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विदाउट टेकिंग अ यू टर्न, देन ओनली इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, अदरवाइज कभी नहीं होंगे बराबर. सारी कहानी समझ में आ रही है पक्का. तो अभी ये सारी चीजें जितनी लिखी है उतनी सी चीजें याद रखनी है. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बारे में बस एक छोटी सी चीज और लिख लो. सो राइट डाउन सारी चीजें यहाँ पे लिख दो. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, समझ में आ ही रहा होगा वैसे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है इन चीजों के बारे में. ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट.
यार इसको पतला करेंगे तो दिखेगा, सही है। सो प्रैक्टिकली गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बताता है ना, कि मुझे अगर यहाँ से अगर किसी स्पेसिफिक जगह जाना है, अगर मुझे अंधेरी से बांद्रा जाना है तो ऑब्वियसली मैं मल्टीपल लेफ्ट राइट टर्न ले रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, बट मैं जब फाइनली पहुँचा तो जो गाड़ी का ओडोमीटर है, कि गाड़ी के ओडोमीटर में सपोज मेरा भी 1000 रीडिंग दिखा रहा है, जब मैं बांद्रा पहुँचा अगर वो 1010 दिखा रहा है तो वो डिस्टेंस से ट्रैवल बता रहा है ना। अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता मैं सीधे चला जाता ऑब्वियसली। सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट विल ऑलवेज बी अ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट फिर भी कुछ ना कुछ गलती होती है। अभी हम कमिंग टू दैट। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? श्योर? आ जाए सीधे प्रॉब्लम पे। मेन कहानी सब प्रॉब्लम से ही होगी स्टार्ट, ठीक है। तो एक तो मैं बिल्कुल जस्ट बेकार सा अच्छा लिख ठीक है, बोलूँ? अच्छा, तो आई गेस बेसिक सी चीज़ है, इसको लिखना भी मत, मैं बस ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ। आई होप सबको क्लियर है कहानी, कि अगर एक पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने अपना मोशन जिसकी रेडियस है r, अगर मैंने अपना मोशन a से स्टार्ट करा और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के लेट्स से मैं b पर आ रहा हूँ, ठीक है, a से b तक, तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? पक्का? श्योर? व्हाट इज माय डिस्टेंस? पक्का? ये सब कहानी क्लियर है। सो जिसको नहीं पता एक बार क्विकली, है ना, सर्कल का पैरामीटर होगा 2πr। तो अगर मैं a से b इस पाथ के थ्रू आ रहा हूँ तो आधा घूम रहा हूँ तो πr हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? r प्लस r 2r विच इज द डायमीटर। अगर मैं a से c आ रहा हूँ तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? πr/2 इज माय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट √2r, है ना। ये r है, ये भी r है, तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज √2r। ये सब समझ में आ रहा है? इसमें तो कुछ है नहीं। सो राइट डाउन अ प्रॉब्लम थोड़ा सा बेटर। सो फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, find out the distance and displacement by tip of 14 centimeter long, by tip of 14 centimeter long second hand needle, second hand मतलब पुराना वाला नहीं, second वाला second, ठीक है ना। second hand needle of a clock, second hand needle of a clock in first part is, पहले एक एक करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज इन 90 सेकेंड, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज इन 20 सेकेंड। सो ओके, पहले प्लीज 20 पे मत जाना, जिसके भी आंसर आए दोनों 90 सेकेंड वाले, ठीक है ना। तो पहले वो वाले आंसर बताना एंड टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, ठीक है। जहां पर भी तुम्हारा पाई आ रहा है प्लीज डोंट राइट 3.14 एंड सेकेंडली डोंट गिव द आंसर इन डेसिमल। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आ रही है गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो एक 14 सेंटीमीटर लॉन्ग जो सेकेंड हैंड नीडल है ना, उसके टिप की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओनली द फर्स्ट पार्ट पहले 90 सेकेंड में कितना होगा। जिसके दोनों आंसर आए 90 सेकेंड के वो बताना पहले। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किसका? टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड। अच्छा, सो सपोज दिस इज माय सेकेंड हैंड नीडल, है ना, ये घूम रही होगी ना, इसके टिप का एक्चुअल पाथ जो भी ट्रेवल्ड होगा इन 90 सेकेंड वो मेरी डिस्टेंस है। टिप 90 सेकेंड में एक किसी पोजीशन पे होगी, है ना, फाइनली कहीं ना कहीं पहुंचेगी। उन दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है विच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, उसकी जो लेंथ होगी वो दो पॉइंट के बीच की, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तुम ये मत अभी बोलो कि सर सोल्यूशन बता दो, प्लीज ट्राई फिगरिंग आउट कि एक टिप। अगर तुम्हें डाउट लग रहा है तो इमेजिन अ क्लॉक और मेक अ क्लॉक, है ना, और वो क्लॉक को सोचो कि उसका जो टिप है सेकेंड हैंड वाली नीडल का, है ना, वो कैसे होगा गलत। ओके, अच्छा मैं बता रहा हूँ भाई साहब। अरे यार सुनो, हाँ एक चीज सही है एक गलत है। ओके, हाँ कहाँ है? अरे सही से पकड़ तो कॉपी, अब सही है। ओके, एक मिनट। ओके भाई, अच्छा
अच्छा पहला सवाल बेसिक सा सवाल भाई, सेकेंड हैंड वाली जो नीडल होती है एक अपना पूरा चक्कर कितनी देर में काटती है? पक्का यहाँ तक सही? मतलब 60 सेकंड में ये पूरी घूमी, यहाँ पर वापस आई। अच्छा लास्ट चांस है, इसके बाद दरवाज़ा खुला है तेरे लिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं, और अड़ोस पड़ोस वाले अकेले बात नहीं होती ना, तू भी सुन रहे हो, ठीक है? बिल्कुल मुंह बंद, मतलब जिप लॉक। समझ में आ गया? अब अगली बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, ये वाली नीडल है टिप ऑफ दैट, इसको भूल जाओ। बाकी नीडल के ये वाला जो टिप है ना, अगर पूरा 60 सेकंड दिया जाता तो कहने से घूम के यहीं पे आ जाती। हाउ मच इज द डिस्टेंस बाय द टिप ऑफ दैट? कितना होगा डिस्टेंस? 2 पाई आर। एक्चुअल पार्ट ट्रेवल निकालना है ना, तो पहले 2 पाई आर पे तो आए। तो अभी 60 सेकंड में मैं एक चक्कर काटा है, मेरे पास 90 सेकंड की बात हो रही है भाई, तो 30 सेकंड और बचे। तो कहने से एग्जैक्टली मैं यहाँ से यहाँ पर आऊँगा, और दिस इज माई काइंड ऑफ फाइनल पोजीशन, और यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है ना। तो जब मैं आधा और चक्कर काटा, पूरे में अगर पाई आर हो रहा है, 2 पाई आर हो रहा है, तो आधे में पाई आर और, तो इसमें 3 पाई आर सारी वैल्यूज हमें बोली गई है। पाई यू हैव टू टेक 22/7, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 14, सही है? गायब। ये बहुत लोगों का, जितने लोगों ने दिखाया वो सही आया है यार, है 2, तो ये आता है 132 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही भाई? डिस्प्लेसमेंट तो और आसान है यार, 2 पॉइंट फिगर आउट करो, किस का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है ना, वो पॉइंट फिगर आउट करो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में वो कहाँ घूम के आया, क्या करा, कोई लेने ही देना नहीं। जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है और जहाँ पर कहानी खत्म हुई है, कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी यहाँ से और फाइनली खत्म हो रही है यार यहाँ पर, दिख नहीं रहा डायरेक्टली। बहुत सारे लोगों ने यार, मतलब अच्छा कितना आएगा, R + R 2R, बहुत मुश्किल तक है। पक्का समझ में आ रही है कहानी? श्योर? अभी टेक योर टाइम, प्लीज जल्दी मत करना, है ना। ये मत सोचना कि जल्दी आंसर दे दे, प्लीज फिगर आउट योर टाइम, है ना, क्योंकि अगले वाले में थोड़ा सा और वो है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट जो बोला गया है, सेम कहानी, सेकंड हैंड नीडल की, हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों बताना है, बट इन 20 सेकेंड, राइट? क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ, कौन सा वाला? तो अब आके खोल के थोड़ा सा जागना है आज, है ना। सो रहा है ना तू, दिख रहा है? अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट ट्राई करो। हमने क्या बोला, सेकेंड हैंड वाली जो नीडल होती है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है? अरे तू बताएगा ना। 1 सेकेंड वाली जो नीडल है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है? 60 वॉट, पक्का? तो 1 सेकेंड में पूरा चक्कर जब कंप्लीट करेगी तो उसने इस पॉइंट ने कितना पाथ ट्रेवल करा, ये पूरा ना, विच इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर। हमें 90 सेकेंड में पूछा था, तो अगले 30 सेकेंड में कहना है वो यहाँ से और आएगा, तो हाउ मच इज दिस मच मोर, ठीक है? 3 पाई आर। क्या अगले का आंसर बताना चाह रहा है? ओके मैं बताऊँ? अच्छा ओके चलो, अच्छा देखते हैं एक बार, सुनना ध्यान से यार। अच्छा पहली चीज़ तो ये बताओ यार, 20 सेकंड में ये तो पता करना ही पड़ेगा ना यार कि यार हमारा नीडल कितना घूम रहा है। कहने से 360 डिग्री घूम रहा है हमारा 60 सेकंड में, है ना। हमें 20 सेकंड दिए गए, यूनिटरी मेथड। अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, 360 डिग्री हमारा कंप्लीट होता है 60 सेकंड में, यही है ना कहानी। हमें 20 सेकंड की बात करनी है, 1 सेकंड में कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन 60, नॉट डिग्री, 60 सेकंड, है ना। तो 20 सेकंड में हमारी नीडल कितना घूमेगी, इसको, ये यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ पे ये डिग्री है और नीचे 60 है, ये गायब, ये गायब, 3, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है बिल्कुल। मतलब 120 डिग्री अप्रोक्सीमेट फिगर बनाना, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये 12, सामने वाला जो एग्जैक्ट है वो होता है 3, जो कि हमारा 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सो प्रैक्टिकली हर एक, जब ये आगे से याद भी रखना, हर एक 12 से 1, 1 से 2 के बीच में एंगल जो बढ़ता है ना, वो बढ़ता है 30 डिग्री। तभी 90 को अगर मैं 3 में डिवाइड करूँ, 1, 2, 3, तो कहना है हर एक जगह 30 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। तो हमारे पास 20 सेकेंड में कहना है 120 डिग्री, मतलब वो एग्जैक्टली वो 4 पे आएगा, एग्जैक्टली 4 पर, क्योंकि मुझे 90 से 30 डिग्री और बढ़ाना है। तो ये मेरे पास 14 है,
ये 14 है, तो पहला काम है यूनिटरी मेथड। देखो डिस्टेंस बहुत लोगों ने सही निकाला है वैसे तो हमें पता लग गया है। अच्छा, सबको ये पता है क्या, बहुत मल्टीपल तरीके हैं इसको सोचने के। अगर एक रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, हाउ मच इज द आर्क लेंथ? बस यार वही पुरानी वाली कहानी। और आर्क लेंथ ना याद भी रखो, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, बट याद क्या रखना है, इट शुड बी इन रेडियन। प्लीज याद रखना, थीटा कैन नॉट बी इन डिग्री, वो रेडियन में होगा तब L इज इक्वल टू आर थीटा काम करता है। यहाँ पे तुम थीटा को 30 डिग्री नहीं रख सकते, तुम्हें π/6 रखना पड़ेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? पक्का? तो खत्म हो गया, तुम्हें ये पता लग गया, ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा थोड़ा सा ना एक चीज़ और याद रखो, 120 डिग्री ना है ना, उसको रेडियन में जल्दी से कैसे सोचो, कुछ नंबर रेडियन में खट से याद रखो। जैसे कि 30 डिग्री होता है π/6, 60 डिग्री होता है π/3 और 90 डिग्री होता है π/2। ठीक है, तो अगर मुझे 120 बोला गया है तो 60 का डबल थॉट प्रोसेस में, तो इट इज 60 डिग्री इज π/3, तो 2π/3। तो हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर विच इज डिस्टेंस L इज इक्वल टू आर थीटा। आर का काम कर रहा है 14 और थीटा का काम कर रहा है हमारे पास 2π/3। सो आर इज 14 इंटू 2π/3। अच्छा, प्रॉब्लम में बोला गया है पाई की वैल्यू यू कैन टेक एज 22/7। तो पहले वाला पार्ट की कहानी मोस्टली सही आई है लोगों की, ये 2 हो गया, तो ये आती है 88/3। दूसरा वाला थोड़ा सा मैथमेटिकली तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसको निकालना कैसे, बट पहली चीज़ तो तुम्हें ये समझनी पड़ेगी मुझे क्या निकालना है, एक है ना। नहीं नो, अब मैं थोड़ा सा ना एक अलग से डायग्राम बनाऊँ। तो पहले तो ये समझो निकालना क्या है। टिप पहले यहाँ पर है और फाइनली टिप यहाँ पे पहुँच रही है, तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पहली चीज़ तो मुझे ये लेंथ निकालनी है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो थोड़ा सा ना एक डायग्राम बना रहा हूँ अब, नाउ मैथमेटिकली या ट्रिग्नोमेट्रिकली समझते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के। ये हमारे पास R, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री। अच्छा, वाई आई एम राइटिंग नाउ इन डिग्री, बिकॉज थोड़ा सा वी आर मोर कंफर्टेबल इन। ये R, ये हमारा है 120 डिग्री और मुझे लेंथ निकालनी है ये वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की लेंथ निकालनी है। ठीक है, बाद में हम कुछ साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ेंगे, सब बात की कहानी है, बट अभी समझते हैं कि हाउ कैन वी अप्रोच दिस। यार एक क्या किया था? आज तो भाई अच्छा ओके, तो फिर वो तुम्हें अभी बताया गया है? नहीं बताया गया? अच्छा पता है, तो यार पता है ज़्यादा इजी मेरे हिसाब से यार, एक सेकंड थोड़ा सा गंदगी है वो, मेरे हिसाब से यार पता है ज़्यादा आसान है कि यार यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों ट्रायंगल में ये R, ये दोनों 90 और ये कॉमन सिमिलर ट्रायंगल जैसे हो गए। तो कहने से मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी। ये पूरा एंगल अगर 120 है तो ये आधा एंगल कहने से 60 हो जाएगा। खत्म हो गया। अगर इसको सेंटर बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को B बोल रहा हूँ, इसको C बोल रहा हूँ, इस ABC ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा कुछ लगा दो यार, बहुत आसान है। मुझे निकालना है ये, तो साइन 60, मतलब यार कैसे भी निकालो वो मैथ्स है। साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन हाइपोटेनियस, AB और ये हाइपोटेनियस, कहने से वही तो रेडियस है हमारी। ये हो गया √3/2, साइन 60 इज √3/2, तो AB हमारे पास क्या आ गया, R इंटू √3/2। लिख दूं, वैल्यू डाल दूं सीधे। R हमें दिया गया है 14, ये है √3/2, तो AB की वैल्यू आ गई 7√3। और हमें क्या बोला गया है, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है विच इज AC, तो उसका डबल कर दो क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से हो गया। उतनी सी कहानी थी यार। देखो जो बिल्कुल ही बेसिक प्रॉब्लम है ना, जो मैंने पहले सर्कल वाला लिया था, वो तो लोगों को याद ही होते हैं। अब पता है देखो मैथ्स के टर्म्स में ना गंदा प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं। मैंने अभी सेकंड वाली नीडल ली है, तुम यहीं पे अगर थोड़ा सा और गंदा करना है मिनट वाली ले लो, क्योंकि सेकंड वाली नीडल तो 60 सेकंड इमेजिन होता है जल्दी से, मिनट और गंदा करना है आर वाली नीडल ले लो। ये केवल मैथ्स बढ़ती है, फिजिक्स तो वही है। आर वाली नीडल कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट करती है भाई? वो गंदगी होती है आर वाली नीडल में सबसे ज़्यादा। देखो मिनट वाली नीडल इज स्टिल मैनेजेबल क्योंकि वो 60 मिनट में कंप्लीट कर रही है। सो मिनट वाली नीडल इज कंप्लीटिंग इट्स सर्कल इन 60 मिनट, स्टिल ओके। आर वाली नीडल में दिक्कत वही है कि वो 12 घंटे में कंप्लीट करती है ना। उसमें अजीब सा नंबर दे दिया, तो केवल वो मैथ्स बढ़ती है। फंडामेंटल कहानी समझ में आ रही है क्या है? श्योर, पक्का, बढ़े आगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे देखो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही इतना छोटा सा पार्ट कि एक्चुअल पार्ट ट्रेवल या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, राइट? श्योर। आए अगले दो टर्म जो डिफाइंड है,
क्या नहीं लिखा है तूने इसमें? हाँ, अगले जो दो टर्म डिफाइन है विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, सो तो पहले एक बार क्विकली समझ लेते हैं. सो नहीं होंगे दोनों टर्म. स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है? सेम वही कहानी है. जैसे इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक स्केलर था एक वेक्टर था, ऐसे ही वहाँ पर दो टर्म डिफाइन करे गए हैं. वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी. बट हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उसके बारे में, वो काम की चीज़ें केवल लिखते हैं. हो गया नोट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टू टर्म्स आर, वन इज स्पीड एंड वन इज वेलोसिटी. तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें दोनों चीज़ें डिफाइन करनी है कि सिंबल क्या है. दोनों चीज़ का अगेन द सिंबल इज द सेम विच इज v, बट क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे v वेक्टर से डिनोट करेंगे. अगेन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. वाई? बिकॉज स्पीड डिफाइन करी गई है समथिंग लाइक डिस्टेंस अपॉन टाइम्स और वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट द प्रॉब्लम इज हम यहाँ पे स्पीड वर्ड नहीं यूज करते. हम यहाँ पे दो अलग अलग उसके कैटेगराइजेशन करे गए हैं. वन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. पहले पूरा instantaneous speed and another word which is defined as average speed. अच्छा प्लीज अभी मत लिखने में, पहले सारी कहानी काम की चीजें सुन लो. इंस्टेंटेनियस स्पीड एज सिंपल एज जो हमारे पास गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है वो हर इंस्टेंट पर स्पीड बताता है. 40 अगर एक्सेलेटर हो या ब्रेक लगा हुआ है या लगाने वाले हो, कंटिन्यूसली वो नीडल हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है. कभी 40 किलोमीटर पर आवर पे है, 41 पे हुई, 50 पे हुई, तो वो इंस्टेंटेनियस, वो वर्ड से पता लग रहा है. इट इज डिफाइंड एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड. डिफाइन हम वापस से v से ही कर रहे हैं. इसको मैं साइड में लिख दूंगा अभी, पहले केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन कैसे करी गई है? v एंड इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. समझना आप ध्यान से. यहाँ पर अब थोड़ा सा कहानी है, अभी वो पुरानी वाली आएगी. सो इंस्टेंटेनियस, किसी भी चीज़ का जो रेट डिफाइंड है, रेट वो हमेशा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दो वर्ड डिफाइन करे जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज रेट एंड वन इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. सो ग्रेडियंट होता है जो हमने स्लोप की बातें करी है. जब हम वर्ड यूज करते हैं किसी भी चीज़ को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमारा होता है रेट. तो डेफिनेशन कुछ याद करने का है ही नहीं. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज. रेट का मतलब क्या है? हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? किस चीज को कर रहे हैं उसका रेट. तो स्पीड क्योंकि डिफाइन करी गई है डिस्टेंस से, इसलिए यहां पे टर्म आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? बिल्कुल सेम कहानी देखो, इसकी भी ऐसे डिफाइन करी गई है. अच्छा एक मिनट, पहले एवरेज स्पीड डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वी एवरेज. ठीक है. बचपन में एक चीज़ बताई जाती है और वही हम लिखने वाले हैं, बट उसको लिखेंगे कैसे समझ लो. क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टाइप का कुछ पढ़ा जाता है. तो पहली चीज़ याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज वर्ड यूज कर रहे हैं ये हमेशा एक ड्यूरेशन में होता है. इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है. 12 बजे अलग हो सकता है, 12 बज के 1 सेकंड पे अलग हो सकता है, 2 सेकंड पे अलग हो सकता है. उस इंस्टेंट पर जो स्पीड डिफाइन है विच इज लाइक अ स्पीडोमीटर वाली स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस. जब हम एवरेज वर्ड अगर यूज हो गया कहीं पर, मतलब हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, यहां से वहां तक जाने में कितनी एवरेज स्पीड है. सो फंडामेंटली जो डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अच्छा जब भी मैं DIS लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द डिस्टेंस. जब मैं DISP लिख रहा हूँ तो फिर उसके लिए लिख रहा हूँ. सो टोटल डिस्टेंस अपॉन जो भी उसको टाइम लगा है वो टोटल टाइम लिख देते हैं. बट फंडामेंटली याद करने का कुछ है नहीं. हमने डिस्टेंस निकालना भी पीछे वाले प्रॉब्लम में देख लिया है ना. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन जितनी देर मुझे लग रही है वो टाइम है ना. कि मुझे यहाँ से बैंड्रा जाना है, मेरा जो ओडोमीटर है उसने बोला कि मेरी रीडिंग थी जब मैंने स्टार्ट करी 1000 पे थी. जब मैं वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो लेट्स से इतना किलोमीटर दिखा रहा था. मैंने घड़ी में देखा, जब मैंने स्टार्ट करा 12 बज रहे थे, जब मैं पहुंचा तब 1 बज रहे. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 10 किलोमीटर. कितनी देर में ट्रैवल करी? 1 घंटे में. सो दिस इज माई एवरेज. सो वो एक ड्यूरेशन के लिए हमारे पास उसकी एवरेज स्पीड है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, है ना. ये केवल मुझे एक ओवरऑल एक जगह से दूसरी जगह के जाने के बीच का एक एवरेज नंबर बता रहा है. सो इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दैट्स इट. यहाँ तक सही है? तो हमने क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस वर्ड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइंड है.
जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, कैन ऐसे अगर मैं एक्सीलेटर पे पैर रखे हूँ या फिर ब्रेक पर अगर रखे हूँ, कैन ऐसे वो नीडल हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो हर हो सकता है 12 बजे उसकी नीडल किसी जगह पे हो, बट 12:01 पे कुछ और हो गई हो, या 12 बज के अगर मैं और टाइम ड्यूरेशन छोटा करूँ 12:05 सेकेंड पे कुछ और हो, तो उस इंस्टेंट पर जो स्पीड डिफाइंड है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सही कहानी, पक्का। इस पे हम बात करेंगे क्योंकि अभी ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। पहले एक्चुअली हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द एवरेज पार्ट। तो एवरेज के सिंपल डिस्टेंस निकालना सीखा है और कितने देर में ये काम हो रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड। यहाँ तक सही है, पक्का। वेलोसिटी, फिर से वेलोसिटी में भी दो चीज़ें डिफाइन करी गई हैं, क्या क्या। वन इज नहीं तो टोटल वाली चीज़ पे आ रहे हैं। हाँ, सो इसमें भी दो चीज़ें हैं, वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी and one is average. So instantaneous velocity since velocity is a vector quantity, तो velocity relate करी जाती है displacement से। तो define कैसे करते हैं इसको, define वापस से यहाँ पे लिखा है v vector। अब ठीक है, तो define कैसे करा गया है, जैसे हमने बोला है rate of change of distance, ऐसे ही यहाँ पर define करा गया है rate of change of displacement। That's it, कुछ नहीं। सो डेफिनेशन कुछ भी बनाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर है, डिफाइन करा गया है डिस्प्लेसमेंट से। जब हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेशन इज दिस, दैट्स इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, किस चीज का रेट ऑफ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। सो इट इज नथिंग बट, अगर मैं अपनी गाड़ी में स्पीडोमीटर के साथ एक कंपास लगा दूं, समझना, that is the instantaneous velocity, nothing else। समझना, instantaneous velocity is nothing but instantaneous speed plus direction। कि अगर मैं अपनी गाड़ी अगर नॉर्थ में चला रहा हूँ या ईस्ट में चला रहा हूँ, स्पीडोमीटर तो वही दिखाएगा, बट अगर मैंने वहाँ पे कंपास लगा दिया और मैंने बोला कि मेरी गाड़ी 50 km/h से चल रही है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया। उस इंस्टेंट पर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें मिलाकर वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट अभी मेजरली जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कैसे करी गई है, तो v वेक्टर। अच्छा ध्यान से देखो, दोनों चीजों डेफिनेशन वाइज, यहाँ पे मैंने v लिखा है, वेक्टर नहीं लगाया है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। जैसे ही मैंने यहाँ पे v वेक्टर लगाया तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन करा, इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर वही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, किसमें, दैट्स इट, वो वही कहानी, बट प्रॉब्लम इस पे फिर भी अच्छे बनते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जितना उसको समय लग रहा है, तो उसको बस याद रखने का सिंपल कहानी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स इट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, तो अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंस वो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन की भी बातें करनी है अपने को। तो यहाँ पर इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड है क्योंकि वो डिफाइन ही स्केलर क्वांटिटी है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, इन दोनों का डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो एक सारी कहानी ये लिख लो, सारी कहानी यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। सेपरेटली लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग इज, विल राइट इट सेपरेटली। हाँ वो डेल, अच्छा तो इस चीज़ को ना बचपन में जो लिखते थे ना, वो इस चीज़ को ऐसे भी लिख देते थे, जैसे ये लिखते थे ना टोटल डिस्टेंस, तो लिखने के फॉर्म में ना वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी लिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा यार, है तो वो टोटल डिस्टेंस ना अपॉन टाइम, है ना। वो डेल्टा बस इसलिए लिख देते हैं, मैंने अपनी घड़ी चालू करी, सपोज यहाँ पे टोटल टाइम है, अगर मैंने अपनी घड़ी चालू करी हो तब 1 बज रहा था और जब मैंने खत्म करा अपना मोशन तब वो 5 बज जाए, तो वो 5 - 1 कर देते हैं, है ना। बट हमें दिमाग में याद ही रखना है, इट इज जितने डिस्टेंस ट्रैवल करिए जितनी देर में करिए उसको डिवाइड करना है ना, ठीक है। एक वर्बली ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ, मुझे बताओ यार जो अभी पीछे वाला प्रॉब्लम करा ना, है ना, अगर मैं तुमसे बोलता 90 सेकंड वाला, लेट्स से 90 सेकंड वाला जो प्रॉब्लम था उसमें हमने डिस्टेंस निकाली थी, वो आई थी 132। अगर मैं पूछूं सेम प्रॉब्लम में व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑफ द टिप ऑफ द नीडल, वो सेम कहानी, इन 90 सेकंड, तो क्या होगा आंसर, वर्बल बस केवल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 90 सेकंड, 132/90, पक्का। इसमें लिखना नहीं, बस ऐसे पूछ ले रहा हूँ। अगर मैं पूछता इन 90 सेकंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा उत्तर, नो 90 सेकंड में अपॉन 90 सेकंड में वो 28 उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये तो बिल्कुल फालतू सवाल है, क्योंकि हमने अगर जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया, जितनी देर में हो रहा है वो कार्यक्रम उससे डिवाइड कर दो,
है ना, उसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। 20 सेकंड में बोला जाएगा तो 20 सेकंड में हमारा आया था 88/3 और अपॉन 20, है ना, ये समझ में आ रहा है। तो वो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी, और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो आया था 14√3, है ना, अपॉन 20 कर देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है, पक्का, श्योर, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, सो राइट डाउन, इसके नीचे लिखो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, direction of instantaneous velocity is always tangential to the actual path taken by the object. Direction of instantaneous velocity is always tangential to the actual path taken by the object. क्योंकि किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यार एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ कि सपोज मैं अगर सर्कल में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, कहना ऐसे इस इंस्टेंट पे सपोज एंटी क्लॉकवाइज, कहना ऐसे यहाँ पर मैं ऐसे जा रहा हूँ, बट हल्का सा भी आगे जाऊँ तो कहना ऐसे मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो किसी भी अजीब सी जगह अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो इट इज द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। किसी अलग अलग पॉइंट पे मैं अलग अलग जा सकता हूँ ना, मतलब अगर कोई एक रैंडम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और मैं बोलूं इस जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो कहना है ऐसे यहाँ पे जो टेंजेंट होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी जगह पर। अगर मैं बोलूं यार यहाँ पर बताओ तो कहना है ऐसे वो ये होगी। अगर मैं बोलूं यहाँ पर बताओ तो एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट जो भी है, कहना है ऐसे वहां पर उस जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी गई है, वहां पर इट इज द टेंजेंट टू द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, पक्का, श्योर। दूसरा स्टेट, और ये दोनों स्टेटमेंट एज इट इज याद रखना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इज नथिंग बट द टेंजेंट टू द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। वो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंस्टेंट पे बात हो रही है ना। तो जिस जगह पे पार्टिकल है उस जगह पे सिंपली तुम्हें टेंजेंट बनानी है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है, पक्का। इसी डायग्राम में एक और स्टेटमेंट स्टार मार्क करके एक और लिखो स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन, और वो डायग्राम से भी हम क्लियर कर लेंगे। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is same as that of displacement of the object. Direction of average velocity is same as that of डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार तो फंडामेंटली ऐसा क्यों हो रहा है, समझना ध्यान से। हमने एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन बताया, क्या हमने यही बोला ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यार अब ये टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई स्केलर, और वो दैट टू ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही तो है वो। अगर वो पॉजिटिव है तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, कहना ऐसे वही डायरेक्शन इसके पास आ जाएगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी और वो भी पॉजिटिव। क्या वो इसकी डायरेक्शन, देखो ये नंबर अगर नेगेटिव होता तो वो 90 डिग्री 180 डिग्री ऑपोजिट हो सकती थी, बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो भी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वही हमारे पास डायरेक्शन होगी एवरेज वेलोसिटी की। अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिफाइन है एक ड्यूरेशन में। यहाँ से मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा और मैं कहीं पर पहुंचा, और वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे डिफाइंड है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की का वेक्टर। मतलब सपोज मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, अगर मैं तुमसे बात करूँ, सपोज मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मतलब यहां से यहां मिलाऊंगा, कहना ऐसे ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये समझ में आ रहा है। सो जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो एक ड्यूरेशन में है। कौन सा ड्यूरेशन, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पर वो पहुंच रहा है। सपोज मैं बोलूं जब मैं यहां पर पहुंचा, व्हाट इज माय डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो जहां से कहानी स्टार्ट हुई है, जहां पर मैं पहुंचा हूं उस लाइन को मिलाओ, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में आ रही है, पक्का है। बहुत छोटी सी चीज, इस पे भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनते हैं, बट आइडिया समझ में आ रहा है। सो हमारे पास जब भी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाएगी, वो हमेशा एक ड्यूरेशन की बात होगी, क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं।
उसको मिलाओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, और वही हमारी डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी की। ये समझ में आ रहा है? ओनली ड्रॉ दिस जाएगी तो फालतू है, इसको बनाओ मत चलेगा। इसी एक डायग्राम में दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इफ़ यू वांट तो यू कैन मेक वन मोर, कि अगर नहीं बहुत गंदगी हो जाएगी, ओके छोड़ो, हाँ है ना, मेक दिस डायग्राम। कोई भी ऐसे रैंडम है वो वैसे, है ना। तो INS जब भी लिख रहा हूँ वो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन की बात हो रही है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्शन। ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, वहाँ पे टाइम से डिवाइड हो रहा है, इक्वल नहीं है, डायरेक्शन के टर्म्स में दे आर इक्वल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं लिख सकते, देखो फंडामेंटली दिस इज रॉन्ग। एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते ना, वही ये कहानी। तुम ये बोलो, जैसे ही तुमने ये बोला तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, इसकी यूनिट है मीटर और वेलोसिटी है, वो चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, यूनिट तो इसकी मीटर पर सेकंड होगी ना। तो हम इसको बराबर नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला एक्चुअल ये है। इससे मैं बस ये जस्टिफाई करा रहा था कि ये टाइम एक स्केलर नंबर है और दैट टू पॉजिटिव, तो वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, वही इस वेक्टर है। यहाँ पे वो वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, और ये वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। बोलो 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 बोलो, सही है, पक्का, श्योर। अच्छा अब समझना, तो इसको हम अगली बार इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर हम बहुत फंडामेंटल चीज़ें हुई हैं, एवरेज स्पीड, एंड अगली बार से मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट, है ना। सो नाउ द फिजिक्स इज स्टार्टिंग। तो जितनी चीज़ें हुई हैं अभी कुछ काम नहीं है, बट प्लीज़ अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म करना, क्योंकि वो धीरे धीरे अब यहाँ पर आना स्टार्ट होगा। सो वट एवर इज टॉट टिल नाउ इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, प्लीज़ रिवाइज दैट अच्छे से। जिसको लग रहा है फॉर्मूले याद नहीं है, प्लीज़ राइट इट डाउन समवेयर एल्स एंड प्लीज़ रिवाइज दैट, ठीक है, चलेगा, ओके, चलो बाय।